जब मैं 9th में थी ना, एक चैप्टर जिसने लिटरली मेरे दिमाग का दही करा था, एक्चुअली नहीं करा था क्योंकि मैंने इस चैप्टर को बहुत हल्के में लिया था। लल्लू चैप्टर समझ में कुछ आया नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। बट बाद में जाके मुझे इस चैप्टर की एक्चुअल असलियत पता चली और इम्पोर्टेंस पता चली। और इवन मैं बोलूँगी कि ये कटु सत्य भी, हार्श रियलिटी भी, कुछ टीचर्स भी इन चैप्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, छुड़वा देते हैं। बट यही एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चे को फिर रुलाता है बाद में जाके। वो है यूक्लिड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की कहानी, एक्चुअली अधूरी कहानी, यूक्लिड जी की जुबानी। और मैं लेकर आई हूँ यूक्लिड जी की अधूरी कहानी, शिखा मैम की जुबानी। क्योंकि यूक्लिड जी फादर ऑफ ज्योमेट्री पूरा सब पढ़ा के जाऊंगी आज मैं। यूक्लिड ज्योमेट्री इस लेवल पे पढ़ाऊंगी और देखना कितने मिनट में पढ़ के जाएंगे आप अपन, कम से कम समय में। और ये लेक्चर काफ़ी है, ये लेक्चर जितने मिनट का भी है पूरा काफ़ी होगा आपके लिए, विद क्वेश्चंस एंड ऑल। ये मेरी गारंटी है 9th क्लास के क्यूटीज एंड बीडू लोगों। बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बीडू लोगों। सबसे पहले शुरुआत करते, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते, ज्योमेट्री की बात करते। यूक्लिड ज्योमेट्री वर्ड आया है तो ज्योमेट्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए ज्योमेट्री क्या होता है, क्योंकि हमने इतने सालों से पढ़ा है अभी तक। खास करके हमने 5th या 6th से स्टार्ट कर दिया था। तो ज्योमेट्री क्या होती है, जैसे हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ऐसे ही मैथ्स में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। उसमें से ज्योमेट्री एक ब्रांच है जो किससे डील करती है, शेप से, साइज से, डायमेंशन से, एंगल से। ठीक है, जिसमें से जियो मीन्स अर्थ, कि अर्थ पे क्या क्या सामान है उसका मेजरमेंट। मेट्री मीन्स मेट्री एंड वर्ट, उसका मेजरमेंट। जो भी हमारे अर्थ पे आपको सामान या अर्थ पूरी खुद भी एक अपने आप में मेजरमेंट से रिलेटेड है। उसके शेप्स एंड एंगल्स का क्या साइज है, उसका क्या मेजरमेंट है, दैट इज ज्योमेट्री। लेकिन बेटा एक पता है इसकी कटु सत्य एक बात बताऊं आपको मैं, ये जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी ना, ये डेफिनेशन हमने नहीं दी है। अरे डेफिनेशन कहाँ से आई है, बस भगवान ने दे दी, लिखते हुए आ रहे हैं, बस ये चलती हुई नहीं। इस डेफिनेशन को लाने के लिए बहुत बड़े इंसान की मेहनत लगी है। मैं आपको ज्योमेट्री की हालत बताती हूँ क्या थी कुछ साल पहले, कुछ सालों में, बहुत साल पहले, बहुत बुरी एक अधूरी कहानी थी जो कि पूरी करी यूक्लिड जी ने। एक्चुअली ज्योमेट्री की कोई डेफिनेशन थी ही नहीं, पता ही नहीं था ज्योमेट्री क्या था। बस हमें इतना पता था कि ज्योमेट्री एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जिसकी कोई थ्योरी नहीं थी, कुछ नहीं था। बस हम हमारी सराउंडिंग के आसपास से रिलेटेड बोलते थे, अच्छा ये ऐसा है, इसका ऐसा है, वैसा है, मतलब कुछ भी इसका चलता था। एक सिस्टमेटिक फैशन नहीं था, कुछ नहीं था। ये नाम ज्योमेट्री क्या होता है, ये सब कुछ लाए, कौन लाए, फादर ऑफ ज्योमेट्री जिन्हें कहा जाता है। ऑब्वियसली जब ये लाए तो यही फादर हुए क्योंकि इन्होंने इसको पैदा करा, यूक्लिड्स जी। यूक्लिड्स जी को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। काहे, क्योंकि इन्होंने ज्योमेट्री की कहानी, जो अधूरी कहानी, उसको पूरा करा। इन्होंने क्या करा बेटा, अगर सिंपल सटीक बात बताऊं तो इन्होंने, देखो, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी करी ज्योमेट्री से रिलेटेड, सब पढ़ा अच्छे से, एक एक चीज़ पढ़ी, अपना पूरा रिसर्च करी, बहुत मेहनत करी। अब मेहनत करने के बाद, कहानी सुनना ध्यान से, ये घर घर जाके तो बताएंगे नहीं ज्योमेट्री है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इन्होंने कहा सबसे बेस्ट माध्यम है लोगों तक मेरी बात। अब उस जमाने में यूट्यूब तो हुआ नहीं करता था, ना कोई वेबसाइट, कुछ भी ऑनलाइन का माध्यम नहीं था, डिजिटलाइजेशन नहीं था। इन्होंने लिखी एक बुक जिसका नाम था एलिमेंट। अब उस बुक में इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी जो ज्योमेट्री से रिलेटेड थी। कम से कम इन्होंने एक्सियम एंड पोस्टुलेट, 7 एक्सियम 5 पोस्टुलेट्स बताई। होती क्या है ये भी बताऊंगी, एक्सियम्स क्या होती है, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, और 7 कौन सी एक्सियम्स बताई, 5 कौन से पोस्टुलेट्स बताए, थियोरम्स बताई, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ्स बताए, होते क्या है सब बताऊंगी मैं आपको। ये सब उन्होंने उस बुक में बताया और उसके माध्यम से आज हम जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ये इनकी वजह से पढ़ रहे हैं। बेटा ये मतलब अच्छा इनकी वजह से हम परेशान हो गए। लाइन्स एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, जो भी चैप्टर पढ़ाई है इनकी देन है, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है, सॉरी ज्योमेट्री है। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड्स, जो डेफिनेशन दी गई उन्होंने, जो उन्होंने दी थी। देखो ऑब्वियसली शुरुआत से डेफिनेशन से स्टार्ट क्या करेंगे भाई, पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, लाइन से करेंगे, सरफेस से करेंगे, तो यही इन्होंने बेसिक बेसिक डेफिनेशन दी। सबसे पहली डेफिनेशन पॉइंट से दी। इन्होंने बोला पॉइंट, देखो हमें पता है पॉइंट क्या होता है, 0D, जीरो डायमेंशनल पॉइंट, स्पेस पे होता है। आपको नहीं पता पॉइंट का कोई डायमेंशन, कोई लेंथ नहीं, कोई ब्रेथ नहीं, कोई राइट नहीं, कोई लेफ्ट नहीं। तो इन्होंने यही बोला कि एनीथिंग विच हैज नो कॉम्पोनेंट, नो डायमेंशन, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉइंट। अब पॉइंट से जुड़कर बनती है एक लाइन, और लाइन का एक लाइन होती 1D, भाई पॉइंट से जुड़कर बनी लाइन, और लाइन का होता है एक डायमेंशन, लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती, लेंथ होती है। तो इन्होंने यही चीज बोली, इन्होंने यही चीज बोली कि लेंथ विदाउट ब्रेथ, ठीक है, लेंथ जिसका ब्रेथ, क्योंकि लेंथ के साथ ब्रेथ आ गई तो 2 डायमेंशन आ गए, और 2 डायमेंशन आ गए तो वो 2D हो गया, वो एक सरफेस हो गया, प्लेन हो गया। हमें लाइन को डिफाइन करना था, तो ओनली लेंथ जो 2D आपकी 1D हो गई।
अब क्या हुआ, उन्होंने इसी लाइन से रिलेटेड एक और चीज़ बताई। अब लाइन के भी आगे हमने टाइप्स पढ़े, तो उन्होंने एक टाइप ये बताया कि लाइन तो बहुत लंबी होती है, बहुत ब्रह्मांड के बाहर तक इधर भी खींच दो। ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट होंगे उन्हें लाइन सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि लाइन का एक पार्ट है, सेगमेंट है। द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी लाइन्स आर कॉल्ड पॉइंट्स और विच मेक्स अ लाइन सेगमेंट। सिंपल इसको भाषा में बोले, किसी भी लाइन के अगर एंड पॉइंट होंगे तो वो लाइन सेगमेंट हो जाएगी, या किसी लाइन के पार्ट को लाइन सेगमेंट कहेंगे, है ना भाई। इफ अ लाइन लाइज इवनली विद द पॉइंट, अगर एक लाइन इवनली विद द पॉइंट है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, क्योंकि अगर एक लाइन इवनली नहीं है तो वो ये क्या बनाएगी, इवनली पॉइंट नहीं है तो वो एक कर्व बना देगी, वो एक अमीबा टाइप कुछ बना देगी, है ना भाई, समझ में आया। अब उन्होंने और क्या डेफिनेशंस दी, सिंपल अपन, एनी ऑब्जेक्ट विच हैज लेंथ, अब सुनो, किसी ऑब्जेक्ट का एक डायमेंशन, 0 डायमेंशन तो पॉइंट होगा, एक डायमेंशन लेंथ होगी तो वो लाइन होगी। अगर 2 डायमेंशन ज्यादा है, लेंथ और ब्रेथ आ जाए तो वो आपका बन जाएगा सरफेस। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना भाई। 2D पर आ गए, जिसे 2D बोलते हैं। और आपको पता है जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुक है और इस बुक का जो शेप है ये है क्यूबॉइड, तो ये इसका सरफेस है और हर सरफेस की ये क्या होती है, एज है। और देखा जाए यही एज लाइन ही तो है, तो हर सरफेस की जो एज होती है वही लाइन होती है, सरफेस है, ये एज होती है, यही तो लाइन हो गई, तो इसे लाइंस कहते हैं, सिंपल सटीक बात। एंड लास्ट उन्होंने डेफिनेशन दी, जो प्लेन सरफेस होता है ना बेटा, वो ऐसे स्ट्रेट लाइंस पे इवनली लाई करता है। ऐसा कोई भी प्लेन सरफेस होगा ऐसे इवनली लाई करेगा, सिस्टम सटीक। अब आते हैं, उन्होंने बोला कुछ ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। अब स्यापा यहाँ पे ये है कि ये क्या हो गए, ये ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं। अरे अगर इसको सिंपल सटीक, अभी आप भूल जाइए कि यूक्लिड जी ने क्या बोला, है ना भाई। देखो इज्जत देनी है, हमारे से बहुत बड़े भी हैं और ये हमारे लिए इतना बड़ा काम करके, तो यूक्लिड नहीं बोलेंगे, यूक्लिड जी बोलेंगे हम उन्हें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इज्जत दोगे तो मिलेगी, ठीक है। अब सुनिएगा, एक्सियम एंड पोस्टुलेट से पहले हम ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ को पढ़ते, क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सियम और पोस्टुलेट से। ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, ऑब्वियस सच। जैसे कि अभी इस समय पे हम मिलकर यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, इस समय पर देख लो, टाइम देख लो उधर। दूसरा, मेरी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। सूरज ईस्ट से निकलता है, अरे निकलता है, वेस्ट से निकलेगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, है ना भाई। रोज हम सुबह उठते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ है, सिंपल सटीक बात। तो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो बात सच है, जिसको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। तो उस ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ में उन्होंने 2 चीजें बताई, एक्सियम एंड पोस्टुलेट। अब आप बोलोगे एक्सियम्स भी ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ है, पोस्टुलेट्स भी ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो मैडम जी दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिया गया। क्योंकि सुनिए यूक्लिड जी की जो भाषा है ना, उनके अंदर एक्सियम एंड पोस्टुलेट अलग अलग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक्सियम सिर्फ डील करेगी उन ट्रुथ से जो पूरे मैथ से डील कर रहे हैं, और पोस्टुलेट उन ट्रुथ से, उन ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ से डील करेगी जो सिर्फ ज्योमेट्री से डील करते हैं। तो अगर दोनों ही ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ है, बट ये ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ मैथ्स से, पूरे मैथ्स में चलेगा, और ये पूरे ज्योमेट्री पे लागू होगा, पूरे मैथ्स पे लागू नहीं होगा, इसलिए इन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया है। दोनों ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ, इनको अब अपन समझते हैं। देखो ये एग्जांपल है, बट उससे पहले अपन इसको, अब हमारे कोर्स में है 7 एक्सियम 5 पोस्टुलेट, और जो 5th पोस्टुलेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमें एक एक करके इसको समझना पड़ेगा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी एक्सियम 1 क्या बोलती है, सिंपल सटीक। देखो अब सिंपल समझना, लड्डू के हिसाब से अपन लड्डू का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लड्डू के तरीके से समझते हैं इसको। इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू अ कॉमन थिंग, दीज थिंग्स आर इक्वल। अगर कोई चीज किसी चीज, कोई कॉमन चीज के, कोई 2 चीज इक्वल है और वो वापस किसी कॉमन चीज के 2 से 2 इक्वल है, और 2 के इक्वल, दोनों 2 से 2 इक्वल है, अब दोनों 2 में 3 ऐड कर दो, है भाई, तो वो कॉमन चीज। जैसे एंगल 1 आपको पता है, एंगल अपन पढ़ते हैं ना, एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 2 के इक्वल है। अब 1 भी 2 के इक्वल, 3 भी, ये दोनों कॉमन चीज के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब पी क्यू के इक्वल, है ना भाई, एस भी क्यू के इक्वल, तो पी भी क्यू के, एस भी, दोनों कॉमन चीज क्यू के इक्वल है, तो पी और एस दोनों इक्वल हो गए, सिंपल सटीक बात। एक्सियम 2 क्या बोलती है, सुनिएगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर किसी 2 इक्वल्स में इक्वल ऐड करें, ऐड की बात हो रही पर यहाँ पे इक्वल, अगर मेरे पास 2 लड्डू है, भाई मेरी दोस्त के पास भी 2 लड्डू है, अब हमारे पास 2 लड्डू है, अब हम दोनों को 3 लड्डू और दे दिए, तो मुझे भी 3, हम दोनों के पास इक्वल लड्डूस थे अभी तक, अब हमें 3 और इक्वल लड्डूस दे दिए, उसको भी 3 मुझे भी इक्वल दिए, मतलब उसको भी 3 मुझे भी 3 दिए, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी तो, जो होल आया वो भी तो क्या आया, वो भी तो इक्वल आया, है ना भाई। पी और क्यू इक्वल, अगर मैं इसमें ऐसे ऐड करूंगी तो पी सब इक्वल हो जाएगा। ऐसे करके सब्सट्रैक्ट पे भी आ गया कि भैया जी
मेरे पास 4 लड्डू थे, मेरे दोस्त के पास भी 4 लड्डू थे। सुनिएगा जरा ध्यान से, लड्डू का बिजनेस बस अपना बढ़िया चलेगा, इसके बाद हम लड्डू का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ाना छोड़ देंगे अपन अगर अच्छा चला तो। सुनिएगा, अब लड्डू थे मेरे पास 4, मेरे दोस्त के पास 4, इक्वल इक्वल लड्डूज। अब हमारे इक्वली लड्डूज घटा दिए गए, उसके भी एक लड्डू ले लिया, मैंने नहीं लिया, किसी और ने ले लिया, मेरा भी एक लड्डू ले लिया, दोनों के इक्वल लड्डूज लिए, तो दोनों के पास इक्वल लड्डूज बचे ना, उसके पास भी 3, मेरे पास भी 3। बस ये सिंपल सटीक बात बोलते हैं, रिमाइंडर्स आर इक्वल, पी और क्यू इक्वल है, दोनों में से एस को घटा दिया तो जो आंसर आएगा वो भी सेम है। एक्सियम 4 की बात करते हैं। एक्सियम 4 बोलती है, देखो सब मैथ से रिलेटेड, कहीं पे भी ज्योमेट्री नहीं आ रही क्योंकि एक्सियम्स है ये, पर है सच। अब आप ये खुद सोचो ना भाई, इक्वल में से इक्वल घटाओगे तो इक्वल ही आएगा। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। हमने कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा है, ये कॉन्ग्रेंसी पर ही है, जो एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे वो एक्जैक्टली इक्वल होंगे, और दूसरा नाम है को इंसिडेंट होंगे। हमने कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल में ये पढ़ा था, ये पढ़ा है कि भाई वो ट्राइंगल नहीं, वो सर्कल एक दूसरे के भी कॉन्ग्रेंट होते थे, कोई भी चीज एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो वो मतलब एग्जैक्टली इक्वल होगी, साइज और शेप सब इक्वल होगा उसका। टू फिगर्स विच फिट इनटू, भाई कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। एक्सियम 5 देखेंगे, ये है आपका फ्रैक्शंस पर। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ऑब्वियसली होल एक पिज्जा का पीस है। अब लड्डू हो गया भैया, पिज्जा मेरा फेवरेट है, पिज्जा का एग्जांपल तो आएगा ही, पिज्जा का पीस है, उसके हमने 8 पीस करे, उसमें से 2 मैंने खा लिए, खाऊंगी यार भूख लग रही है, तो 2 पीस खा लिए, तो 2 उसके पार्ट हो गए ना, तो ऑब्वियसली पूरे पिज्जा के 2 पार्ट हुए, तो पार्ट तो होल से छोटा ही होगा। मतलब क्या क्या चीज़ है, क्या बता रहे हैं। और हमें ये भी पता है इसके बेसिस पे फ्रैक्शन होता है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर राजा होता है। राजा होता है इसलिए क्योंकि वो टोटल होता है, टोटल हमेशा पार्ट से बड़ा ही होगा। ये पार्ट है तो ये टोटल से तो छोटा ही होगा ना भैया जी, समझ में आ गया, गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं एक्सियम 6। अब सुनिएगा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम, किसी सेम चीज़ का डबल कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल आ जाएगा। एग्जाम्पल, फिर से लड्डू पे आ जाते हैं। मेरे पास 5 लड्डू, मेरी दोस्त के पास 5 लड्डू, हम दोनों के लड्डुओं को डबल कर दो, क्योंकि उसके पास भी इक्वल थे, मेरे पास भी इक्वल थे, हम दोनों के लड्डू को डबल करा, ट्रिपल नहीं, उसका ट्रिपल नहीं, मेरा नहीं डबल, मेरा भी डबल उसका भी डबल, तो मेरे 10 उसके भी 10 हो गए, तो भैया जी आंसर आ गया इक्वल। बस कंडीशन है कि दोनों के इक्वल, दोनों के पास इक्वल लड्डू होने चाहिए। अब आ गए अपन किस पर, हाफ पर। यही चीज़ अगर मेरे पास 5 लड्डू, या मान लो मेरे पास 6 लड्डू और मेरे दोस्त के पास भी 6 लड्डू, फिर से अब हमारे लड्डू इक्वल है, और हमारे दोनों के लड्डुओं का आधा कर दिया, हाफ कर दिया। आधा आधा मतलब आधे लड्डू, एक लड्डू का आधा नहीं करा, हमारे 6 थे तो 3 लड्डू हो गए, उसके पास भी 3 हो गए, तो हमारे पास कितने लड्डू बचे, इक्वल लड्डू ही बचे, क्योंकि हमारे पास थे पहले इक्वल, और दोनों का ही आधा करा। ऐसा नहीं एक का डबल एक का आधा करा, दोनों का ही आधा करा, है ना भाई। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम, कोई सेम चीज का अगर हम हाफ कर देंगे तो आंसर भी सेम ही आएगा, क्योंकि सेम थे, सेम का ही तो हाफ कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 ही तो कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है भाई। आप डिवाइड बाय 3 भी कर दोगे आंसर सेम ही आना, क्योंकि सेम था। अब हमने पढ़ ली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। अब ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, पूरी लाइंस एंगल सब आपके यहाँ आने, ठीक है भाई, उन्हें बोलते हैं पोस्टुलेट, जो कि हमारे कोर्स में 5 पोस्टुलेट। पहली पोस्टुलेट आपके सीन में ये बोलती है भैया जी, अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to another point। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपकी एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, उससे ज़्यादा ड्रॉ नहीं हो सकती। देख लीजिए, ये देख लीजिए इधर, अगर आप देखेंगे इधर, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है भाई। अ स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक स्ट्रेट लाइन वन पॉइंट से लेकर अनदर तक ड्रॉ हो सकती है, ठीक है भाई। मतलब एक, सुनना, कहने का मतलब यह है, अगर मेरे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें पास हो सकती है, इधर भी एक पॉइंट, लेकिन अगर 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है, एक ही लाइन बनेगी। अगर एक पॉइंट है तो बहुत सारी लाइन, ठीक है। सो ठीक है, तो पॉइंट A to B, ये सिंपल आपका भाषा आ गई। अब इसको समझते हैं एक्सियम 2 को, पोस्टुलेट 2 को। और टर्मिनेटेड लाइन जो होती है उसको मैं, भाई इलास्टिक है उसको इधर भी ले जाऊं इधर भी ले जाऊं, तो एक जो टर्मिनेटेड लाइन होती है बेटा, उसको मैं इनडेफिनेटली, अब ये ए है, इसको मैं ले जाऊं ब्रह्मांड के बाहर तक, इसको मैं ले जाऊं दिल्ली के बाहर तक, कहीं तक भी ले जाऊं, है भाई, कहीं तक भी इसको खींच दो, इनडेफिनेटली इसको मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ। इसके जो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं इसको मैं आगे, टर्मिनेटेड मतलब जो खत्म हो रही है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड करते करते तो कितना भी ले जा सकते हैं ना, लाइन तो कितनी भी है, मेरे को पता है ये मेरी लाइन सेगमेंट है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको आगे एक्सटेंड भी तो कर सकती हूँ, जितना कर सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं, पोस्टुलेट 3 की बात करते हैं। कहा बोला था, अब सर्कल पे आ गए। ऑब्वियसली एक चीज बताओ, एक सर्कल है, उसका रेडियस अगर मैं बदलते जाऊंगी और सेंटर बदलता जाएगा तो वो कितने भी सेंटर, अब कोई अलग सेंटर है, उसका रेडियस अलग हो गया, चाहे 3 रेडियस का और सेंटर उसका 3 के बराबर हो गया, तो उसका एक अलग सर्कल बनेगा। 3.1 का अलग बनेगा, 3.2 का अलग बनेगा, 4 का अलग बनेगा। मतलब ऐसा बोलने का मतलब है सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एनी रेडियस,
किसी भी रेडियस से कितने भी सर्कल बन सकते हैं। मैं रेडियस बदलूंगी सर्कल बदल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 3 और 3.1 का सर्कल सेम होगा। अगर मैं 3 रेडियस ले रही हूँ तो सर्कल अलग होगा। अगर मैं 3.01 भी ले लूंगी तब भी सर्कल में चेंज है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रेडियस पे था। अब आते हैं पोस्टुलेट 4 पे। ऑब्वियसली राइट एंगल कहीं का भी पार्ट हो, किसी ट्राइंगल का, किसी क्वाड्रिलेटरल्स का, किसी भी पॉलीगन का, राइट एंगल तो राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। वो कहीं का भी पार्ट हो, इस दुनिया में जितने भी राइट एंगल है वो तो राइट ही एंगल होंगे। पहली बात तो वो राइट है, और पहली बात वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होंगे। वो कहीं का भी पार्ट हो मुझसे मतलब नहीं, वो इक्वल होंगे, क्योंकि वो 90 है ना, सारे 90 डिग्री सारे। मतलब क्या कॉमन सेंस की बात है ये, है भाई, समझ में आया। तो भाई ये क्या हो गया कि अब देखिए इधर ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, पार्ट किसी का भी है तो 90 है तो राइट एंगल तो होंगे इक्वल। कि वी नो दैट द राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इन ऑल राइट एंगल्स। राइट एंगल ही होते हैं, 90 ही होते हैं, तो सभी इक्वल होंगे किसी का भी पार्ट हो। समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब पोस्टुलेट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट 5 का जो लिखा हुआ है ना, तो पढ़ते हैं उसको समझाती हूँ, है ना भाई। सुनिएगा जरा ध्यान से। क्या बोलत है, ये क्या बोलत है। इफ देयर इज अ लाइन सेगमेंट which passes through two straight lines while forming two interior angles on the same side whose sum is less than 180, then these two lines will have भैया जी, ऐसा नहीं लग रहा कि हम जंगल में आ गए हैं और अब धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको डिकोड करती हूँ मैं सिंपल सा। ठीक, क्या उल्टा चलते हैं। हमने लाइंस एंड एंगल चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी हैं, उसकी ट्रांसवर्सल पढ़ी है, बस उसी कंसेप्ट पर है। क्या उसमें हमने को इंटीरियर एंगल्स पढ़े हैं, जो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द, पढ़ा है। बस यही काम है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो अब आप ये डायग्राम समझिएगा। उनका कहने का मतलब इस डायग्राम के माध्यम से इसको बहुत ढंग से समझिएगा। इफ देयर इज अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, सुनिए ध्यान से उन्होंने क्या बोला। एक लाइन सेगमेंट है और जो दो लाइन सेगमेंट्स को काट रही है, ठीक है, वाइल फॉर्मिंग टू इंटीरियर्स, और दो इंटीरियर एंगल्स है अल्फा और बीटा अंदर के। भाई अगर आप इन एंगल्स की बात करोगे तो ये इंटीरियर एंगल्स नहीं, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अंदर के एंगल्स तो अल्फा और बीटा है। ऑन द सेम साइड, ऑब्वियसली सेम साइड पे, क्योंकि अगर इंटीरियर एंगल सेम साइड पे नहीं होंगे भाई, एक इधर है सेम साइड ही तो है, ये ट्रांसवर्सल उसकी सेम साइड भी तो बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। whose sum is less than 180 डिग्री, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा वो 180 से कम होगा। इसका मतलब ये कह रहे हैं देन दीज टू लाइन, अगर ऐसा बोला कि अगर कोई दो लाइनें हैं, उसको तीसरी लाइन काट रही है और उस तीसरी लाइन के इंटीरियर एंगल जो उनका सम करने पे 180 से कम आता है, तो देन दीज टू लाइन विल डेफिनेटली मीट ईच अदर। कभी ना कभी जब इन्हें एक्सटेंड करेंगे तो ये मीट होंगी होंगी। आप कुछ इसका देख लो, एक्सटेंड कर लो। बस कंडीशन ये है कि अगर इनके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम, या को इंटीरियर एंगल्स, को मतलब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, साथी जो होंगे उनका सम 180 से कम होना चाहिए, तो ये मीट करेंगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और द सम ऑफ द टू इंटीरियर, टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स मतलब 180 हो गया। टू राइट एंगल्स बोल दो या 180 डिग्री बोल दो, टू राइट एंगल्स 90 प्लस 90 180 या 180 बोल लो। समझ में आ गया। अब इसका एक और है, इसी का एक और तरीका है, सुनना। यही अगर एंगल 180 से बड़े आ जाते हैं, यही अगर एंगल एक्सटीरियर होते और 180 से इनका सम बड़ा आता, तो ये लाइनें कभी भी मीट नहीं करती। ये भी इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन। समझ में आया। तो इफ द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180, और सुनो, इससे तीन कंडीशन बनती है। अगर कोई दो लाइनें हैं, उसको तीसरी लाइन काट रही है, तो उसके जो को इंटीरियर एंगल्स है, जैसे अल्फा और बीटा है, अगर उनका सम 180 से कम है तो वो मीट करेंगी कभी ना कभी। 180 से ज्यादा है तो वो ऐसे चले जाएंगी, और अगर इक्वल्स टू 180 है तो वो एक तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और दूसरा ऑब्वियसली पीछे से आके इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन जो 180 की इक्वल आ रहा है, फॉर श्योर वो लाइनें होंगी पैरेलल, और श्योर वो पैरेलल होंगी। और यही चीज हमने पढ़ी, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम 180 अगर इक्वल होता है तो लाइंस पैरेलल होती है। यही हमने पढ़ा, यही हमने पढ़ा, ये देख लीजिए। अब थ्योरम्स क्या होती है, सुनिए भाई। ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ट्रूथ है, इनको हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमें पता ही ट्रूथ है, एक्सियम पोस्टुलेट। लेकिन जिन स्टेटमेंट्स को प्रूफ की जरूरत पड़ जाती है, जिन प्रॉपर्टीज को प्रूफ की जरूरत पड़ जाती है, वो थ्योरम बन जाती है। थ्योरम्स क्या होती है, हमने बहुत कंफ्यूज कर रखा है इसको फालतू में। हमने देखा बीपीटी थ्योरम आती है कोर्स में, मिड पॉइंट थ्योरम है। थ्योरम क्यों है, क्योंकि वो फिर प्रूफ में भी आ रही है। जिस चीज को हमें प्रूफ करने की जरूरत पड़ रही है वो थ्योरम हो जाएगी। जैसे कि हमने सारी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, बीपीटी को थ्योरम क्यों बोलते हैं, मिड पॉइंट एक्सियम क्यों नहीं बोलते, मिड पॉइंट पोस्टुलेट क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये इन्हें प्रूफ की जरूरत पड़ रही है, इन्हें थ्योरम बोलेंगे। है ये प्रॉपर्टीज ही। थ्योरम्स क्या होती है, स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, बस इन्हें प्रूफ करना पड़ रहा है, इन्हें थ्योरम बोल देंगे। सीधी बात, सीधी बात। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री, प्रूफ करना पड़ता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, ये हमने सब पढ़ा है। अब
इक्विवेलेंट अब क्या हुआ भैया जी, जब कोई अच्छा काम करता है, ऑब्वियसली जब कांग्रेस थी तब बीजेपी आई, जब बीजेपी थी तो कांग्रेस आई, ऑपोजिशन पार्टी आती है, कोई ना कोई अपनी गलती निकालते हैं, एक पूरा सिस्टम है, एक चलता है ये मल्टी पार्टी सिस्टम। ऐसे जब कोई मैथमेटिशियन ने कुछ अच्छा काम करा या कैसा भी काम करा तो उनको अपोज करने वाले भी कुछ होते हैं, कुछ उनके चीज़ को क्वेश्चन उठाने, कुछ उनके चीज़ को मॉडिफाई भी कर लेते हैं, है ना भाई। कि आपने एक चीज़ स्टार्ट करी, आपने बता दी ये चीज़ होती है, आप तो फादर बन गए उसके बाद और मैथमेटिशियन नहीं यार ये ऐसी नहीं होगी, अच्छा ये ऐसे होगा लेकिन इसका एक ऐसा भी तरीका है। तो ऐसा ही इनका एक इक्विवेलेंट वर्जन निकाला किसी ने इस पॉस्टुलेट का, वो वर्जन निकाला प्लेफेयर ने। प्लेफेयर जी ने एक एक्सियम दे दी इन्हीं पॉस्टुलेट के नाम पे, जो लास्ट फिफ्थ पॉस्टुलेट थी। फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या बोली थी, जो मैंने समझाया था कि अगर कभी भी कोइन टेयर एंगल का सम लेस देन 180 होगा तो लाइनें मीट करेंगी। इसका उन्होंने पता है क्या से, ऑब्वियसली रिलेटेड टू कहीं ना कहीं पैरेलल है ना, तो उन्होंने एक और इसका एक इक्विवेलेंट वर्जन निकाल दिया सिस्टम को समझ के कि चलो इन्होंने कुछ बोला मैं भी कुछ इसी से रिलेटेड निकाल देता और उसको प्लेफेयर एक्सियम नाम दे दिया। और देखो ये आज तक आज हमारी बुक तक पहुंच गए, इन्होंने तो ऐसे ऐसे निकाल दिया और ये हमारी बुक तक पहुंच गए। दिस सेज दैट, ये सिंपल एक चीज़ बोलते हैं, सिंपल सटीक भाषा में समझना। इन्होंने बोला कि अगर एक लाइन एल है और पी पॉइंट डज नॉट लाई, और एक लाइन एल है सुनना, और एक पी पॉइंट है जो उस पर लाई नहीं करता, तो इस पॉइंट से डोंट लाई ऑन द लाइन, देन देयर कुड बी ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू पी। अब बोलोगे यार पी से तो बहुत सारी लाइनें पास कर सकती है मैडम जी, लो पास करा देते हैं, लेकिन एक ही ऐसी लाइन होगी जो एल के पैरेलल होगी। पी से हजारों लाखों करोड़ों इनफाइनाइट लाइनें पास कर सकती है मेरे बच्चों, लेकिन एक ही लाइन ऐसी होगी जो बिल्कुल सीधी निकलेगी, एल के पैरेलल निकलेगी। ये इनका कंसेप्ट था कि पी की एल एक सिंपल लाइन है, सुनना कि भैया जी कि एल एक लाइन है, एल एक लाइन है और पी कोई इसके ऊपर पॉइंट नहीं है, कोई अलग से पॉइंट है। तो पी पे से सारी लाइनें, बहुत सारी लाइनें पास करेगी, लेकिन एक ही ऐसी लाइन होगी जो पास करते हुए एल के पैरेलल होगी। ये इसका कंसेप्ट था, समझ में आ गया, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट, और दूसरा इन्होंने एक और चीज बोली, अगर टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी। अब एक चीज बताओ, दो टाइप की लाइनें हमने पढ़ी है, जब दो लाइनें होती है या तो इंटरसेक्ट करेंगी या तो कभी मीट करेंगी या कभी मीट नहीं करेगी। अगर वो मीट कर रही हैं, मतलब अगर वो मीट कर रही हैं, वो इंटरसेक्टिंग है, तो क्या वो पैरेलल हो सकती है। उनका कहने का मतलब है कि अगर दो लाइनें जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। अरे फॉर श्योर जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो पैरेलल कैसे होंगे, क्योंकि वो तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो तो मीट हो रही हैं। अब हम उन्हें अनमीट कैसे कर देंगे भैया जी, समझ में आ गया है, ब्रेकअप कैसे करा देंगे उनका। दिस ऑल्सो स्टेट्स दैट इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर देन वन लाइन देन अ लाइन पैरेलल टू वन ऑफ देम कुड नॉट बी पैरेलल टू द अदर। ऑब्वियसली अगर इसकी एक लाइन पैरेलल है, मान लो ये लाइन है एम पैरेलल है, तो ऐसा नहीं है एम इस लाइन के भी पैरेलल हो जाएगी, समझ रहे हो। मान लो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, चिंटू और मिंटू की लाइन, चिंटू की और मिंटू की लाइन, और एक कोई लाइन है जो चिंटू के पैरेलल है। अब चिंटू के जो लाइन पैरेलल है वो जरूरी नहीं कि मिंटू के भी हो जाए, ये कहने का मतलब है सीधी सटीक बात। होप इट्स क्लियर। दिस वॉज ऑल अबाउट द होल चैप्टर। अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पूरा चैप्टर में एक एक चीज़ हमने पूरा, यूक्लिड जी की कहानी मैंने जो बताई आपको उनकी कहानी, फिर ज्योमेट्री की उन्होंने बताई, फिर हमने डेफिनेशंस पढ़ी, पोस्टुलेट पढ़े, सब पढ़ा अपन ने, हमने पूरा पढ़ा। अब क्वेश्चंस भी तो कर लेंगे एक दो, और एक दो आप कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन सुनिएगा, इफ सी लाइज, एक सी क्या बोल रहे हैं, ए और बी के बीच में सी लाई कर रहा है ना, जिसमें से ए सी और बी सी इक्वल है, प्रूव दैट ए सी इज हाफ ऑफ बी सी। अब आपको पता है भैया जी इसको कैसे लिखेंगे, कि हमें पता है ए सी और बी सी इक्वल है, ए सी एंड बी सी इक्वल है। अब आपको पता है जब कभी भी किसी इक्वल में इक्वल चीज ऐड कर दी जाती है तो वो भी इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इस AC में AC ऐड कर देती हूँ और BC में भी AC, दोनों में इक्वल, तो दोनों में कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है कम एक ज्यादा हो जाएगा, दोनों इक्वल रहेंगे, मतलब दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों में AC ऐड कर दिया, दोनों में इक्वल चीज ऐड करी अपन ने। अगर इधर 2 करा तो उधर भी 2 करो, इधर AC करा तो उधर भी AC कर दिया। अब आपको पता है AC प्लस AC ट्वाइस ऑफ AC, और BC प्लस AC AB हो गया, ये आप में चले गया, तो भाई AC हाफ ऑफ AB आ गया, और यही तो प्रूफ करना था आपको। क्या क्वेश्चन था लल्लू, इसमें क्या यूज हुआ, इसमें एक्सियम यूज हुई। कौन सी एक्सियम यूज हुई, कि जब कभी भी दो इक्वल्स के अंदर हम इक्वल चीज ऐड करते हैं तो भाई आंसर भी इक्वल आता है। याद आ गई एक्सियम, सेकंड या थर्ड नंबर की। हाउ वुड यू, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट देखी थी हमने यूक्लिड की, कितनी गंदी लेवल की थी, एक लाइन ले ली, उसका थर्ड लाइन काट रही है, फिर अंदर के एंगल हैं, फिर उनका सम अगर 180 से कम होगा देन वो उसकी इक्वल, कितनी लंबी उन्होंने लिखी थी ऐसी कि जो समझ ही नहीं आ रही किसी को भी, है ना। ये जो ये लिखा था
ये कितना गंदा लिखा था इन्होंने। अगर ये चाहते, अब इन्होंने क्या, उस वक्त पे तो यही था, ये बुक से एग्जैक्टली उठाया गया है। उस वक्त पे जो उनके दिमाग में आ रहा था कि छोटे से छोटा लिख सकते थे। देखो भाई, जब धीरे धीरे प्रजातियां इवॉल्व होती है, आपसे आने वाली जनरेशन होगी वो आपसे इंटेलिजेंट होगी, आप हमारी आने वाली जनरेशन है, आप हमसे इंटेलिजेंट फॉर श्योर होंगे। तो ऐसे धीरे धीरे जब जनरेशन बढ़ती गई तो ये डेफिनेशन छोटी होती गई, क्योंकि इनमें दिमाग आता गया लिखने का, और अच्छे से लिख सकते हैं, और अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, इसी सेम को सिंपल लिख दो। अगर 2 लाइनें हैं, उसे तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके जो को इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम अगर 180 से कम होगा तो वो डेफिनेटली मीट करेंगे। क्या बोला लाइन, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन इन सच अ वे दैट द सम ऑफ देयर को इंटीरियर एंगल इज लेस देन, मतलब सम ऑफ जैसे इसमें 1 और 2 बोला है कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम अगर लेस देन 180 होता है देन द लाइन्स विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट और मीट कह लो। अब ये पता क्या लिखा है, ऐसे ले लो फिर ऐसे कर लो, क्या मतलब है इतना, लिख दो ना 2 लाइन में। हमने इसको 3 से 4 से 2 लाइन में लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन आपका, सुनना जरा ध्यान से। दस यूक्लिड्स की 5th पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस बताती है। अरे वही तो बताती है। अब आपको मैंने क्या बोला, अगर 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 लाइनें इंटरसेक्ट मतलब 2 लाइनें हैं और उसको तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसके जो अंदर वाले एंगल्स होंगे उनका सम अगर लेस देन 180 हो गया या ग्रेटर देन 180 हो गया तो लाइनें मीट करेंगी। लेकिन इसी के कंडीशन है, इक्वल टू 180 हो गए तो क्या होगा, लाइनें पैरेलल होगी। और यही कंसेप्ट हमने लाइंस एंड एंगल्स के अंदर 7th में और 9th में पढ़ा है, अभी 9th में और 7th में पढ़ा है कि लाइंस एंड एंगल्स के अंदर जब को इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल टू 180 होता है तो वो पैरेलल होती है, उल्टा पैरेलल है तो इक्वल्स टू 180 होगा, वाइस वर्सा। तो यही तो एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस यही तो बता रही है कि भैया अगर 1 और 2 का सम 180 से कम है या 3 उसके बाहर वाले एंगल्स है 180 से ज्यादा भी है तब भी लाइनें मीट करेंगी फॉर श्योर कहीं ना कहीं जाके। अगर यही चीज इक्वल टू 180 आ जाती है 1 और 2 का सम और 3 और 4 का सम, तो फॉर श्योर ये लाइनें कभी भी मीट नहीं करेंगी। मीट नहीं करेंगी तो क्या होंगी भैया, जब लाइनें मीट नहीं करती तो क्या होती हैं, पैरेलल होती है, सीधी सटीक बात। तो देख लो पैरेलल लाइन का एग्जिस्टेंस 5th पोस्टुलेट नहीं दिया है, और को इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट जो हम 7th और 9th में पढ़ रहे हैं वो 5th पोस्टुलेट द्वारा दिया गया है। 5th पोस्टुलेट किसने दिया, यूक्लिड भैया ने, यूक्लिड जी ने। दादाजी बोलेंगे, भैया जी नहीं बोलेंगे उन्हें, दादाजी बोलेंगे। हम बड़े हमसे कितने हैं, इज्जत देनी है हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री, पता नहीं केमिस्ट्री के पीछे पड़ गई हूँ मैं। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चन ही मैं करूँ, पढ़ाऊँ भी मैं, क्वेश्चन भी मैं करूँ, तुम भी तो कुछ करोगे, स्पून फीडिंग थोड़ी ना चल रही है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन वाह आप करेंगे, ये आपका होमवर्क वाह है। ये क्वेश्चन वाह को आप लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, कॉपी में करेंगे, पेन से करेंगे, पहले पूरा पढ़ेंगे जो पढ़ाया है, क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को उठाएंगे, फॉर श्योर आपको आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख देंगे ये इसका आंसर और डन हमारी तरफ से। बाई चांस नहीं आता इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, कुछ दिक्कत नहीं। दिस वॉज ऑल अबाउट द सेशन। ऐसे सेशंस में आपके लिए और आती रहूंगी। आई होप, देखो भैया अपन ने पूरी यूक्लिड ज्योमेट्री, काफी है ये काफी है, इसके लिए 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब कुछ A to Z कवर करवाया, A to Z। और 5th पोस्टुलेट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ज्यादा कराए हैं क्योंकि कोर्स में मेनली वही है, उसी क्वेश्चन आने उठ के एग्जैक्टली, तो उसको तो मैंने बहुत अच्छे से कराया है। दिस वॉज ऑल अबाउट द सेशन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। चक दे फट्टे, जय हिंद, जय भारत।